नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का स्वागत है। दूसरे फेज में अब चुनाव में वोटिंग के कुछ ही दिन बच गए हैं। चुनाव प्रचार भी थम जाएगा कल और उसके बाद ये दूसरे फेज की वोटिंग इस पहले फेज के पैटर्न को आगे लेकर जाती है या फिर इसी पर बढ़ती है, इससे बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प स्थिति उन राज्यों में है जहां बीजेपी ने पिछली बार पूरी सारी सीटें पूरी तरह से हासिल की थी और जीत का अंतर लाखों में था। यानी तमाम सीटें न केवल जीती बल्कि जीत के अंतर को भी इतना बड़ा कर दिया कि लगा कि बीजेपी की इस लहर को काटने में कांग्रेस, जो कि वहां विपक्षी पार्टी है, उसको काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन पहले फेज में एक नया रिकॉर्ड बना राजस्थान में, जहां पिछले 10 साल की वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन नीचे होने में। यानी इतना प्रतिशत मतदान कम हुआ कि उससे 10 साल के रिकॉर्ड बन गए। अगर हम लोग देखते हैं 12 सीटों के इस सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसमें 32 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 20% से ज्यादा मतदान घटा है, जिसमें 19 भाजपा के पास हैं और 11 बीजेपी के पास हैं। इस अगर पूरे डाटा को देखते हैं तो 2019 में इन सीटों पर लगभग 63% के करीब मतदान था, जो एवरेज 68% टोटल था, और इस बार ये 57.87 रहा। यानी मतदान मत प्रतिशत में इतना नीचे गिरना, खासतौर से उस राज्य में जहां बीजेपी एक आंधी की तरह आई और छा गई। पिछले 2 चुनाव में विपक्षियों को वहां खड़े होने के लिए जमीन तक नहीं मिली। उसके बावजूद इस बार जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले फेज में 6 रैलियां की, तमाम राष्ट्रीय और जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो वहां पहुंचकर रैलियां की, लेकिन मतदान के लिए मतदाताओं को निकाल नहीं पाए। राजकोट से चली राजपूत विरोध की आंधी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंची, उसके केंद्र में राजस्थान है। यानी राजस्थान जो कभी राजपूताना से राजस्थान बना, वहां तक इस आंधी का क्या असर है, इसको अगर समझना हो तो बाड़मेर के एक रविंद्र भाटी के नाम से समझा जा सकता है, क्योंकि पूरा मुकाबला कैलाश चौधरी के सामने यह मुकाबला तिकोणिया बना दिया अकेले रविंद्र भाटी ने अपने दम पर। और वो रविंद्र भाटी जिसको आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ के साथ वो वहां पहुंचते हैं, जबकि ये जो 2014 में भी बीजेपी के एक विद्रोही उम्मीदवार के तौर पर जसवंत सिंह आए थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। कर्नल सोनाराम ने बीजेपी को ये सीट जीत कर दी थी। ऐसे में क्या है राजस्थान के दूसरे फेज का गणित? क्या राजपूतों की नाराजगी इस प्रदेश में बीजेपी के 2 बार के दिग्विजयी रथ के पहियों को थाम चुकी है? क्या होगा और क्या ये वाकई बदलाव जमीन पर दिखाई देता है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आशुतोष, जो जयपुर में हमारे न्यूज़ नेशन के ब्यूरो संवाददाता हैं, तो दूसरी तरफ मेरे सहयोगी मेरे वरिष्ठ हैं श्याम सुंदर शर्मा, जो लंबे अरसे से पत्रकारिता का अनुभव है, जिनके पास राजस्थान के चुनावी इतिहास की रोचक कहानियां हैं, अलग अलग किस्से उनके पास होंगे। तो मैं पहले शुरुआत करता हूं आशुतोष से, क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है। आशुतोष, ये इस तरह से क्या किसी ने गर्मी का उदाहरण दिया, किसी ने कहा साहब ग्रामीण मतदाता ने बहुत वोट किया, शहर का नहीं निकला। आपके हिसाब से पहले मतदान, अगर हम लोग पहला मतदान देख लें, तो क्या बीजेपी को अगले मतदान के लिए चिंतित होने की जरूरत है? देखिए, बेशक बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत है। कारण क्या है कि राजस्थान में एक परंपरा है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो सीधे तौर पे भाजपा के पक्ष में जाता है। ये एक माइंडसेट बना हुआ है। लोगों की बात करें, सियासत की बात करें, तो यही चर्चा होती है कि अगर वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो गया साहब तो ये भाजपा के पक्ष में गया है। लेकिन राजस्थान में सालों बाद वोटिंग परसेंटेज इतना नीचे गया जिसने सोचने पर भाजपा को मजबूर कर दिया। ये पहले चरण की स्थिति थी जिसने भाजपा को सोचने पर मजबूर किया। सियासत के तमाम राजस्थान के बड़े चेहरे शीर्ष नेतृत्व को सोचने पे मजबूर किया। कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हुए, वोटर्स की तरफ एकाएक देखने लगे कि ऐसा हुआ क्या है।
महिला वोटर्स जो एक ये मान के चला जाता है कि सीधे तौर पे भाजपा के पक्ष में पिछली अगर हम देखते हैं बैक टू बैक 14 की बात करें 2019 की बात करें तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में उनका मतदान का प्रतिशत सामने निकल के आया। युवाओं की जहाँ तक बात करते हैं, पहली बार के जो युवा मतदाता होते हैं उनकी बात करते हैं, उन्होंने इस बार वोटिंग से थोड़ा सा एक गैप बना के रखा और ये एक जो गैप बना वो बड़ी संख्या में 6% के गैप से बड़ा सामने निकल के आया, जिसने भाजपा खेमे की चिंता बढ़ाई। लेकिन चिंता यही नहीं रुकेगी, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव जो 13 लोकसभा सीटों पर होने, ये सबसे बड़ा संकट है। राजस्थान में ये कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ को फतेह कर लिया, जिसने मेवाड़ की सियासत को जीत लिया, उसकी जीत पूरी तरीके से पक्की है। लेकिन अब राजपूत का जो इशू इस समय राजस्थान के अंदर चल रहा है, पुरुषोत्तम रूपाला का जो बयान था, उसकी जो चिंगारी थी, वो धीरे धीरे राजस्थान तक आती है। श्री राजपूत करनी सेना के तमाम जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं, वो ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर राज्य में एक एक करके जा रहे हैं और राजस्थान में तकरीबन 8 से 9 लोकसभा में जा चुके हैं। जोधपुर में तो कुछ ऐसे वीडियो भी सामने निकल के आए जहां बाकायदा प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, ये हम प्रतिज्ञा लेते हैं। अब मेवाड़ की बात मैं क्यों कर रहा हूं कि ये जो 13 लोकसभा सीट हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, चित्तौड़गढ़ की बात करें सबसे ज़्यादा राजपूत यहाँ पर हैं, उदयपुर की बात कर लीजिए, जोधपुर की बात कर लीजिए, जालौर सिरोही की बात कर लीजिए, बाड़मेर जैसलमेर की बात कर लीजिए, ये तमाम वो लोकसभा सीटें जहाँ बड़ी संख्या में राजपूत वोटर्स हैं जो कि इस समय राजस्थान के अंदर खफा चल रहे हैं। शर्त ये रखी गई थी कि माफ़ी मांगी जाए, माफ़ी के साथ साथ जो टिकट है पुरुषोत्तम रूपाला का उसको निरस्त किया जाए। अब यहाँ के जो अलग अलग नेता हैं, इस पूरे घटनाक्रम को लेके उनके जो बयान हैं वो अलग अलग थोड़े से अलग अलग नज़र आए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, केंद्रीय मंत्री की जो खुद प्रत्याशी हैं जोधपुर से, उनका इस पूरे विषय को लेके अलग तरह का स्टेटमेंट आता है। राज्यवर्धन राठौर की बात करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका अलग तरह का स्टेटमेंट आता है। मानवेंद्र सिंह जसवाल की बात करते हैं जो कि पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े नेता हैं, हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इस तरह के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं वातावरण को ख़राब करने का काम करते हैं। ऐसे जो सीनियर लीडर हैं उनसे अपेक्षा नहीं होती कि इस तरह के बयान वो सामने निकल के दे। यानी कि जो वोटर्स हैं तमाम राजस्थान के, और ख़ास तौर पे राजपूत वोट बैंक जो कि भाजपा का कोर जो वोटर है वो कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ये डेडिकेटेड वोटर्स हैं। शुरुआत से अगर बात करते हैं तो एक तरीके से भाजपा के जो तमाम ऑफिसेज हुआ करते थे, भाजपा के तमाम जहाँ पे उनके ऑफिस चलते थे, वहाँ पे एक तरीके से सुरक्षा का जो एक बड़ा जिम्मा होता था वो राजपूतों को होता था। राजस्थान की सियासत की बात करते हैं, केंद्र की सियासत की जहाँ तक बात करते हैं तो बड़े बड़े जो राजपूत लीडर्स हैं वो ना सिर्फ राजस्थान से पहुँचे हैं। तो ये इस समय राजस्थान में जो दूसरा चरण है वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकता है, मंथन का विषय भी हो सकता है। जी श्याम जी, क्या वजह आपको लगती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बयान ने राजपूतों की इस नाराजगी को यहाँ तक पहुँचा दिया हो, और दूसरे फेज पर आपका जो विश्लेषण है वो क्या है? क्या आपको लगता है कि जो कभी 1957 में एक निर्दलीय रघुनाथ सिंह वहां से जीते हैं बाड़मेर से, वहां वो निर्दलीय दोबारा जीत सकते हैं? हालांकि राजस्थान में मैं देखता हूं निर्दलियों के जीतने का एक इतिहास तो है, अलग अलग सीट पर मैंने देखा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजपूतों की नाराजगी अपनी इस पार्टी को, जिसको यहाँ खड़ा किया जाता है, अमूमन ये एक ट्रेंड देखा जाता है कि राजपूत वोट बीजेपी की तरफ, चाहे वो शेखावत जी के समय से हों या उसके बाद वसुंधरा राजे के समय में भी, लगातार जुड़े रहे अलग अलग तरीके से, और जाट वोट बैंक भी कांग्रेस को काफ़ी ताकत के साथ सपोर्ट करता रहा। तो आपको क्या लग रहा है कि इस 13 सीटों पर क्या वाकई ये समस्या है? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी परसों जिस बयान की शुरुआत उन्होंने राजस्थान से की, आज पूरे देश में चर्चा में है, उसके बाद फिर टोंक में वो पहुंचे हैं, उन्होंने आज फिर बयान को उसी तरह दिया है। तो क्या वाकई फर्स्ट फेज में नुकसान हुआ है, और सेकंड फेज में आपको किस चीज पर, इस पर अगर आप विस्तार से बताएं। देखिए धीरेन्द्र जी, जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में बदलाव आ रहा है, यहाँ वोट परसेंटेज गिरने से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में चिंता बढ़ गई है, और यही प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद कहा कि हमको बूथ जीतना है।
और बूथ जीतने के लिए जिस प्रकार उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, बांसवाड़ा में सबसे पहली बार हिंदुत्व को जगाने के लिए मंगलसूत्र को बात कह करके ये बताने का प्रयास किया कि परिवार में अगर मंगलसूत्र की चिंता महिला करती है तो पूरे परिवार को जगा सकती है। तो उन्होंने कहा कि देखिएगा कि कांग्रेस जो नीति बना रही है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे तो आपका घर भी छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र भी छीन लेंगे, वो देंगे किसको, मुस्लिम को देंगे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर के भी जो बयान दिया, तो कांग्रेस ने प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी के पुराने वाले का भाषण सुना दिया कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन देखिएगा पूरी स्ट्रेटेजी के तहत, रणनीति के तहत प्रधानमंत्री जी अपने वोटर्स को जगाने का काम कर रहे हैं। वो देखिएगा पहले फेज में देखिएगा का 400 पार मोदी के नाम पर जीत ही रहे हैं। तो देखिए भाजपा की स्थिति ये बनी कि हमारे यहाँ 5.23% मत गिर गया। और तो और देखिए मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र आता है सांगानेर, उसमें 8.5% गिर गया मत। अगर पन्ना प्रमुख को जगाने में कामयाब नहीं हुए, और देखिएगा पहले चरण में जिस प्रकार से मतदान हुआ, और ये कह सकते हैं कि मुस्लिम इलाके में मतदान काफी मात्रा में हुआ, तो बीजेपी को चिंता का विषय रहा कि अगर यही ट्रेंड बना रहा तो जिस प्रकार से पहले चरण में हमको 5 या 6 सीटों पर चुनौती बड़ी मिली, और आने वाले समय में अगर 13 सीटें होती है, जिसमें देखिए राजपूत बाहुल्य निश्चित रूप से इलाके बहुत बड़े हैं। यह भी बात सही कि कुछ घराने, राजपूत घराने बीजेपी के साथ हैं। अगर कोटा घराने की बात करो तो एमएलए हैं, अगर उदयपुर घराने की बात करो तो विधायक हैं, और अब पार्लियामेंट का चुनाव उनके घर से लड़ा जा रहा है। अगर बात करें जयपुर घराने की बात करें तो खुद राजकुमारी, पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी हमारे साथ है, राजवंदर सिंह हमारे साथ। तो देखिए बहुत सारे घरानों को लेने के बाद भी राजपूत नाराज इसलिए है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने जो बयान देकर के एक तूफान खड़ा कर दिया, और मानवेंद्र ने देखिए उसका विरोध किया था। मानवेंद्र जो अभी हाल ही में बीजेपी में आए, जसवंत सिंह जी के लड़के हैं, उन्होंने ये कहा कि माफी मांगनी चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि राजनीति में एक नई चीज पैदा हुई थी, लेकिन उनकी माफी का असर मेरे को अभी देखने को मिला नहीं। वो दोबारा बोले नहीं, क्यों नहीं बोले मुझे नहीं पता किस तरह की स्थिति बनी। लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह को साइडलाइन किया जा रहा है, वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, तो राजपूतों नेताओं को, बड़ों को एक साइडलाइन करके, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने राजपूतों को बढ़ाने का काम भी किया है, उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उद्योग मंत्री बनाने का काम किया राजस्थान में, तो जिस तरह के। लेकिन जिस प्रकार का गुजरात से जो तूफान उठा, और जिस प्रकार का बात सामने आ रही है निकल के, कि देखिएगा कि यदि ये तूफान थमा नहीं तो देखिएगा हर जगह दिखेगा कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे यहाँ उनियारा में थे, जो कि बिल्कुल मुस्लिम इलाका है, पास में टोंक पड़ता है, वहां उसमें पास में सवाई माधोपुर में राजपूत करनी सेना के जो मकराना है, जिन्होंने उन्होंने कहा है कि देखिएगा कि हम कसम खाते हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो राजनीति में देखिए उफान अलग तरह का आ रहा। रविंद्र भाटी, आपने सही कहा, रविंद्र भाटी खड़ा है। रविंद्र भाटी तो देखिए बीजेपी में आया था, बीजेपी से निकल करके निर्दलीय रूप में विधायक बना। सबने देख रहा है सांसद के किस तरह से सफल होता है, मुझे नहीं पता क्या स्थिति बनेगी। लेकिन ये बात सही कि हमारे यहाँ चित्तौड़ में बात करें, बहुत बड़ा राजपूत बेल्ट है, और वहाँ पहले आकिया नाराज था, सीपी जोशी ने मनाने का प्रयास किया, भिंडर को सीपी जोशी लेकर के आ गए, विलय करा लिया अपनी पार्टी में। लेकिन फिर भी राजपूत आज जो खड़ा हुआ है, अगर समय रहते हुए देखिए क्यों माफी मंगवाई नहीं जा रही है, उसका क्या फायदा होने वाला है, किस तरह की स्थिति बन नहीं पाती है, ये तो बीजेपी के बड़े नेता ही बता सकते हैं। क्या स्ट्रेटेजी के तहत राजपूतों के खिलाफ इस तरह का बयान सामने आने की बात कही गई क्या? ये अभी अभी तक बहुत सारी चीजें अभी तय नहीं हो पा रही है। और देखिए क्या हमारे यहाँ तो गजेंद्र सिंह शेखावत खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनको, उनकी घबराहट स्वतः ही बढ़ती है कि गज सिंह जी उनके पक्ष में अभी तक चुनाव प्रचार करने निकले नहीं है, और क्योंकि गुरजर सिंह जी को राजी करने के लिए दिव्या कुमारी को भेजा गया था। अब कितना स्थिति बनेगी नहीं बनेगी, ये तो 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी सामने आएगी। लेकिन देखिएगा राजस्थान में वसुंधरा राजे अपने बेटे के चुनाव को जिताने के लिए सीमित दायरे में देखिए, वो झालावाड़ 12 तक सीमित है। झालावाड़ में भी राजपूत कुछ है, जिस प्रकार से कहा जाए जोधपुर में भी है, कोटा में भी है। ये सारी की सारी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहा जाए कि चुनाव किस ओर जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को अभी आज तीसरी सभा थी, पहले वो आए थे भीनमाल में आए थे, जो कि जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत का पुत्र चुनाव लड़ रहा है, वो अपनी मूल स्थान को छोड़ के, अपने धरोहर को छोड़ करके, पिता की वो झालावाड़, वो क्या जालौर सिरोही में आके बैठा है। अब वो कैसे जीतेगा? नहीं, वहां पे जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान के चुनाव में दो तो केंद्रीय मंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटों की स्थिति को अगर भापा जाए, किस तरह के दे जाए, तो एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव निश्चित रूप से एक राजपूत ने दोनों की नींद हराम कर रखी है, कांग्रेस की भी कर रखी है, तो बीजेपी की भी कर रखी है। तो स्थितियां बड़ी बदलाव की ओर है। प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि हमारे यहाँ 3 बार आ चुके और आज वो कह के चले गए कि भाई मैं दोबारा आऊंगा नहीं, लेकिन मैं अपने लिए वोट मांगने आया हूँ, अपने प्रत्याशियों के लिए तो मांग रहा हूँ कि मेरी ताकत बढ़ाने के लिए आया हूँ। और आप भूल मत जाना, अपने अपने बूथ को जगाने के लिए जुलूस निकालना, और मेरी जो राम राम अपने घर वालों तक, अपने मोहल्ले वालों तक पहुंचाने का प्रयास करना। जिस प्रकार से चिंतित है प्रधानमंत्री जी, और वो बार बार कह गए कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे आरक्षण जो SC ST का था, मुस्लिम को देने का काम किया, हमने बदलने का काम किया। तो ये जब जैसे जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही थी संविधान बदलने की भाजपा पर, भाजपा ने बदलने का बता दिया कि आप खुद बदलना चाहते थे, हम तो हमारे SC ST को बनाए रखना चाहते हैं। तो देखिए, वोटों की राजनीति में प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार की बातें करते हैं, वो सोची समझी चाल के तहत करते हैं। वो ऐसा नहीं कि कोई कह रहा होगा इसलिए कर रहे होंगे। उन्होंने सोचा कि कम वोट परसेंटेज पड़ा है, इस वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए क्या तरीका हो सकता है? हिंदू को जगाना चाहिए, और जगाने के लिए मंगलसूत्र से उनको जोड़ा, और महिलाओं को जगाने का काम किया। महिलाएं निश्चित रूप से परिवार को जगा सकती है। तो एक माहौल जो राजस्थान में बना है, और कल 6 बजे तक माहौल हो जाएगा। और देखिएगा देखिएगा जब फिल्मी अभिनेताओं को काम में लिया जा रहा है, खलील को लाया गया, और देखिएगा कि सनी देओल को लाया गया। बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर की स्थिति को बनाए रखने के लिए यदि ये अभिनेता अगर इस तरह का काम करेंगे, तो और वो कितने कारगर होंगे ये पता नहीं मुझे, नहीं किस तरह की स्थिति। देखिए, देखने के तो लोग आते हैं, लेकिन अमित शाह ने भी यहाँ पर रोड शो करके, या अलग अलग तरह के, योगी आदित्यनाथ भी आकर के, वो तो उसी बेल्ट में गए जहां राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जातिगत आधार पर राजस्थान की राजनीति में इस बार जाट किधर जाएंगे, क्योंकि जाट भी अभी तक बिखरा हुआ है कि कहीं कहीं तो जाट, दोनों पक्षों के जाट खड़े हुए हैं। तो जाट किस ओर जाएगा, किस ओर नहीं जाएगा, और राजपूत किस ओर जाएगा नहीं जाएगा, मीणा किस ओर जाएगा नहीं जाएगा। सचिन पायलट आजकल राजस्थान की जगह केरल में प्रचार प्रसार करने में रहे, राहुल गांधी जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, या केसी वेणुगोपाल जो हमारे से राज्यसभा के सदस्य, वो चुनाव लड़ रहे हैं आजकल केरल से लोकसभा का। और कह सकते हैं कि देखिएगा कि जिस शशि थरूर चुनाव, वो वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यहाँ उनके लोग खड़े हुए हैं। वो 24 तारीख को लौट के आएंगे। अशोक गहलोत अपने बेटे की राजनीति के अंदर उलझ के रह गए हैं, वो ज्यादा जा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आजकल नाचने कूदने में ज्यादा ध्यान रखते हैं। वो सीरियस होने के बजाय वो अपने जातिगत आधार पर फंसे गए। जाट है तो जाट कहते हैं कि मेरे लोक देवता का अगर गाना गाया जाता है, बजाया जाता है, तो मेरे मन में उमंग होती है और मैं नाचने लगता हूँ। तो ये सब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विद्रोह की स्थिति, अंतर कलह की स्थिति कांग्रेस में बरकरार है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मधुरता अभी तक कायम नहीं हुई, जबकि हमारे यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में, राज्यसभा की प्रतिनिधि के रूप में सोनिया गांधी निर्वाचित हो गई, उसके बाद भी कांग्रेस की में बनी है। लेकिन बीजेपी में भी जिस प्रकार से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया हुआ है, वसुंधरा राजे कहीं नहीं दिख रही। वो जबकि पूरे राजस्थान में छाया करती थी, बोला करती थी, भाजपा को जिताने का काम करती थी। अब भजनलाल निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री बने, वो घूम रहे सत्य, वो करीब 101 आम सभाएं कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। कल तो जब कोटा में वो कर रहे थे, लाटपुरा में, तो उनकी गाड़ी का रेडिएटर फट गया और एक अजीब सी स्थिति बन गई। तो ये बात सही है कि ERCP का मुद्दा वो लेकर के आते हैं बार बार। जिस प्रकार से ERCP का समझौता कर लिया, लेकिन उसने बिल्कुल चेंज कर दिया, पहले वाली ERCP और इस ERCP में अंतर कर दिया, क्योंकि काली सिंध और पार्वती और चंबल को जोड़ करके एक नई योजना लाने का काम किया। DPR बनाई जा रही है 25,000 करोड़ की, जो कि पहले बड़ी योजना थी, वसुंधरा जी लाई थी। तो ये बहुत सारी, और रिफाइनरी को लेकर के प्रधानमंत्री जी कह के गए थे बाड़मेर में, मेरे को उद्घाटन करने आना है, इसलिए रिफाइनरी को भी ध्यान रखना। तो प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के प्रभारी रह करके 115 जिता पाए थे विधानसभा का चुनाव। तो निश्चित रूप से ये चुनाव एक अलग तरह का चुनाव राजस्थान का है। 25 के 25 इस बार मैं कह सकता हूँ कि भाजपा ले जाने में सक्षम नहीं होगी,
क्योंकि देखिएगा कि जो गोद में बैठ करके एनडीए का पार्ट बन के हनुमान बेनीवाल जो 24वीं 25 एक सीट लेके जीता था, वो आज कांग्रेस के गोद में बैठ करके चुनाव लड़ रहा है। ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस की थी, वो बीजेपी का चुनाव लड़ रही है। तो एक अलग तरह का माहौल बदला है। मतलब उलट और पुलट हो गया। लेकिन मैं एक चीज जरूर समझना चाहता हूं कि क्या वाकई इस तरह का गुस्सा है राजपूतों में कि जो पार्टी को हराने की हद तक जाएगा? क्योंकि ये पार्टी जैसा आशुतोष भी बता रहे थे और आप भी बता रहे थे, उन्होंने सींची है। तो आपको लगता है कि श्याम जी ये हराने की हद तक जा सकते हैं? और इतना उनका है क्योंकि जीत का अंतर बहुत विशाल था, तो आप उसको नीचे भी लाओगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी ये साफ हो गया था कि कांग्रेस कोई रिटेन नहीं कर रही है, कोई रिगेन नहीं किया है। अगर हम देखें 30% के करीब लगभग 2014 में वोट था, 2019 में 35% हुआ, लेकिन बीजेपी 62% तक ऊपर चली गई। तो आपको लगता है इतना जो गैप है वो क्या पाटा जा सकता है? क्या राजपूतों की नाराजगी से इस पूरी जीत को हार में बदल सकता है? देखिए, करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत हुई थी, या उससे पहले की थोड़ी बगावत चल रही थी, जिस तरह की स्थितियां बनी थी, राजपूत बट गया है। राजपूत कोई एक तरफ नहीं रहा, अलग अलग तरह से। जैसे आप गजेंद्र सिंह शेखावत तो खुद राजपूत हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उनके समर्थक कुछ होंगे, कुछ खिलाफ भी होंगे। तो देखिए, बटा हुआ राजपूत जो है, और पूरी तरह से राजपूत बीजेपी के साथ पहले जाया करता था, अब जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। आप देखिए, निश्चित रूप से लॉस तो होगा, लेकिन हाँ, आपने सही कहा, जिस अंतर के साथ बीजेपी जीती थी, वो अंतर बहुत था, गैप बहुत ज्यादा था। लेकिन अब क्योंकि परिस्थितियां बदली है, आप देखिएगा जिस प्रकार से आप 2 बार पुलवामा के कारण बहुत बड़ी जीत हासिल कर पाए। पहली बार तो प्रधानमंत्री जी को सब चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी बनेंगे, इसलिए अब तीसरी बार कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि 400 पार का जो नारा दिया, और जिसके कारण भाजपा में स्थिरता रहने के बजाय जिस प्रकार से जोश खरोश था, जोश खरोश में कमी आई। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से देखिएगा कि हमारे यहाँ प्रभारी राजपूत हुआ करते थे, अरुण सिंह, उनको एंड टाइम पर राजपूत वो पता नहीं अभी क्यों मनाने की स्थिति में ऐसा कोई बड़ा नेता राजस्थान में है नहीं। वसुंधरा राजे को मनाने के कहा नहीं गया कि राजपूतों को मना के लाओ और किसी तरह की स्थितियां करो। इसलिए कोई सक्षम नेता, राजनाथ सिंह आए थे बीच में, 2 जगह स्पीच दे करके चले गए और राजपूत इलाके में गए थे, और जिस प्रकार से कोलायत या उधर की तरफ जाकर के। लेकिन इस राजपूत समाज को विश्वास देने वाला व्यक्ति अभी कौन है? इसलिए ये कमी निश्चित रूप से खल रही है राजस्थान में। नया राजपूत के रूप में अगर जयपुर की राजकुमारी को ला करके खड़ा तो किया, लेकिन वो सक्षमता, और या राजवर्धन सिंह की वो सक्षमता नहीं है कि वो उनको मना करके ये कह दे कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ भाजपा अपने साथ रहेगी। ये कमी भाजपा में खल रही है। अब इसको पूर्ति खल को रही है। कैसे देखिए, करेंगे नहीं मुझे पता नहीं, ये स्थिति कैसे सुधरेगी। तो इसलिए कह मैं सकते हैं कि राजपूत पूरी तरह से, और जाट भी बटा हुआ है, जाट एक तरफा नहीं है। माली बार, अब देखिए, बार बार मुख्यमंत्री जी जो माली थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत, वो अब उनकी जो पुत्र वधू है, वो कह रही है अपने क्षेत्र में, माली को कोई खड़ा नहीं करेगा अगर तुम हरा दोगे। तो ये देखिए, जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की बातें हो रही है, जातिवाद हमारे यहाँ बड़ी तरह से हावी है। अब प्रधानमंत्री अच्छा, जी के मैं नाम पर कितना वोट पड़ेगा? आशुतोष के पास जाता हूं। आशुतोष, आप फील्ड में घूम रहे हो, लगभग ज्यादातर सीटें पूरी कवर कर चुके हो, 24 की चॉइस कवर कर रहे हो, चाय कवर कर रहे हो। ऐसा मतलब आपको मुद्दा क्या दिख रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इतने लोकप्रिय हैं, अगर हम लोग पार्लियामेंट के हिसाब से देखें, राजस्थान के हिसाब से मैं बात करूं, कि कोई दूसरा नेता उनके इर्द गिर्द नहीं ठहरता। राहुल गांधी की यात्रा भी उधर से हुई, राहुल गांधी ने अपने वहां लगाए, लेकिन उनके बावजूद राहुल गांधी अपने दो नेताओं के मतभेद खत्म नहीं करा पाए। यहां तक कि जो सचिन पायलट हैं, वो खुद प्रियंका उनको डील कर रहे थे कि किस तरह से इस पूरी दोनों के बीच के विरोध को खत्म किया जाए। लेकिन इसके बावजूद अचानक एक पार्टी जो हारी हुई दिख रही थी, जिसके पास, आपको याद होगा, वो कैंडिडेट थे जो सीट से जिनको दिया गया था, जो शायद यही अरविंद डामोर वाली सीट पर जब
उसने कहा कि उन्होंने नॉमिनेशन ही नहीं फाइल किया। उन्होंने कहा साहब मुझे तो पता ही नहीं है। उसके बाद अरविंद डामोर को लास्ट मिनट पे पर्चा दाखिल करने के लिए कहा गया और उसके बाद आखिरी दिन कहा गया कि नहीं आप छोड़ दीजिए, हमने बाप से समझौता कर लिया, तो वो लड़ रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा राजसमंद सीट पर यही हुआ, उनको गुर्जर को वहां से देकर उधर वापस लाए और इधर खड़ा कर दिया और जोशी जी को वो ले गए दूसरी तरफ जहां जोशी जी लड़ना चाहते थे राजसमंद से। तो जो कांग्रेस के अंदर इतना मतभेद था वो अचानक जीतती हुई कैसे दिख रही है? जैसे लोग आपका कहना ये है कि इस बार बीजेपी 25 में से 25 नहीं ले सकती, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि जीत का अंतर बहुत विशाल था, 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, इस तरह से जीते थे बीजेपी के कैंडिडेट। अचानक वो जीत इतना नीचे कैसे चली जाएगा, जीत का अंतर, जबकि विधानसभा भी उन्होंने जीती है? देखिए, लोकसभा के चुनावों की जब बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लोकसभा चुनावों के वक्त जब जो मतदाता होता है उसका अलग तरह का माइंडसेट होता है, वो अलग तरीके से देश की जो सियासत है, केंद्र की जो सियासत है उस तरफ देखता है। वो देखता है कि देश का जो लीडर है वो कौन है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ अंतर जो है वो रह नहीं गया है। लोकसभा के चुनाव करीब ऐसा दिखाई देता है कि लगभग विधानसभा के जैसे चुनाव होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय जो चेहरे होते हैं वो बहुत हद तक सामने आ जाते हैं। एक लोकसभा क्षेत्र चूरू का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। चूरू के अंदर देवेंद्र झाझड़िया जो कि पैरालंपिक हैं, एक अपने आप में बड़ा नाम है, देश के लिए सम्मान से उनका नाम देखा जाता है। उनके सामने राहुल कस्बा मैदान में कांग्रेस से, वही राहुल कस्बा जो कल तक भाजपा के सांसद थे, उनका टिकट काटा गया। और ये जो चुनाव हुआ चूरू का, ये दरअसल देवेंद्र झाझड़िया बनाम राहुल कस्बा के बीच में नहीं रहा, बल्कि ये चुनाव हो गया राहुल कस्बा बनाम राजेंद्र राठौर से, क्योंकि ऐसा सीधे तौर पे सामने आया कि राजेंद्र राठौर ने ही राहुल कस्बा की टिकट कटवाई थी। क्योंकि राजेंद्र राठौर जब चुनाव हारे थे तो राजेंद्र राठौर के दिमाग में और ये परसेप्शन सामने निकल के आया था कि उनको हराने में अहम भूमिका निभाई ही राहुल कस्बा ने। तो ये इस तरह का जो चुनाव हो ये सामने निकल के आया था। जहाँ तक कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो जब पिछली सरकार थी 2018 में कांग्रेस की सरकार थी, तो शुरुआत से ही बहुत स्थायी तौर पे वो सरकार चलती हुई नज़र नहीं आई थी। कारण साफ था, शुरुआत में अंतर्कलह हुई मुख्यमंत्री के पद को लेके, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये लंबे समय तक आपसी जो लड़ाई थी ये चलती रही। जैसे तैसे आला कमान ने उसमें इंटरफेरेंस किया, उसके बाद में नाम तय हुआ, लेकिन वो जो युद्ध है दोनों आपसी आमने सामने का जो मनमुटाव है वो लगातार देखने को मिला। 5 के 5 साल ये जो आपसी जो इश्यूज थे वो लगातार देखने को मिले। केंद्र के नेता इसमें इन्वॉल्व हुए, कभी सियासत के चेहरे राजस्थान तक आए, कभी इन दोनों को दिल्ली बुलाया गया, बहुत बार ऐसा सब कुछ देखा गया। बड़े नाटकीय घटनाक्रम भी यहाँ पर देखने को मिले। सितंबर के माह में बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हुई। दिल्ली से कुछ नेता ऐसे हैं, अजय माकन यहाँ पर आते हैं, मैसेज लेकर आते हैं, लेकिन उस मैसेज को दरकिनार कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे नाटकीय घटनाक्रम हुए राजस्थान की सियासत में जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इस चुनाव की बात करते हैं जहाँ तक, सचिन पायलट ने अब से कुछ दिनों पहले ये कहा था कि वो जालौर जाएंगे और अशोक गहलोत के बेटे के लिए चुनाव में प्रचार भी करेंगे, लेकिन अब तक हकीकत में ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने कहा ज़रूर है लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। तो और एक और बात, लोकसभा चुनाव से पहले ये देखा गया कि बड़ी संख्या में बड़े जो चेहरे हैं कांग्रेस के वो एकाएक भाजपा में शामिल होते हुए दिखाई दिए। ये वो चेहरे थे जो कि कांग्रेस की सरकार के अंदर मंत्री पद पर रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने रास्ता देखा भाजपा का और वो इस तरफ आ गए। ये देखा गया कि बांसवाड़ा में जो टिकट तय होना था वहाँ पे बड़ा नाटकीय जो घटनाक्रम है वो देखने को मिला। जयपुर की बात करते हैं जहाँ पे
पूर्व कैबिनेट जो मिनिस्टर थे प्रताप सिंह खाचरियावास, चुनाव हार गए थे विधानसभा का, उनको जो टिकट दिया गया लोकसभा का, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मुझे ज़बरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनकी इच्छा नहीं है, अंतर्मन से वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आलाकमान का क्योंकि मैसेज आ गया है, तो ये मैसेज कांग्रेस के अंदर बार बार सामने निकल के आते रहे कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो या तो थोपी जा रही हैं, या तो दिल्ली से उनके लिए साफ साफ कहा जा रहा है कि नहीं, आपका नाम तय कर दिया गया है। जब खुद नेता ये कह रहा है, प्रताप सिंह खाचरियावास एक बड़ा नाम अपने आप में, वो ये कहते रहे लगातार और अब तक कहते हुए आ रहे थे कि मैं तो हारा हुआ हूँ, हारे का सहारा श्याम हमारा, मेरे को तो ज़बरदस्त टिकट दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कांग्रेस के साथ लगातार जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तब से चलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक इस समय जो विषय राजपूतों का मेरा विषय यही है आशुतोष, मेरा विषय आपसे सवाल ये है कि इतने अंतर्विरोध थे, इतनी सारी चीजें जो आप गिनवा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं इसके बावजूद वो जीत की स्थिति में अचानक कैसे दिखने लगे कि आपको भी लग रहा है कि पार्टी बीजेपी की वापस नहीं करेगी इतनी ज्यादा 25 सीटें, आपको क्यों लग रहा है ऐसा? देखिए, एक तो जो गठबंधन की बात कर रही है कांग्रेस, वो बार बार यही नाम गिनाया जा रहा है कि आप देखिएगा इस बार देश के अंदर गठबंधन कितना बड़ा बदलाव लेकर आता है। राजस्थान के अंदर 3 जगह पे कांग्रेस ने गठबंधन किया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की बात करें तो बाप के साथ में जो गठबंधन दिखाई दिया है। नागौर की बात करें, आरएलपी हनुमान बेनीवाल के साथ में गठबंधन किया है और कांग्रेस ने पहली बार गठबंधन दिखाया है राजस्थान के अंदर। इससे पहले भाजपा जो है, भाजपा का गठबंधन था हनुमान बेनीवाल के साथ में। सीकर की बात करते हैं तो सीपीएम के साथ में जो गठबंधन है वो सामने निकल के आए। और कुछ ऐसी लोकसभा सीट हैं जहां पर बहुत सारे ऐसे स्थानीय इशूज़ हैं, ऐसे स्थानीय सियासत के मुद्दे हो चुके हैं जिनको चलते कांग्रेस ये मान के चल रही है कि उनकी जो पकड़ है वो मजबूत हुई। खासतौर पर शेखावटी की बात करते हैं, यानी कि गठबंधन की जो 3 सीटें हैं वहाँ पे कांग्रेस खुद को बहुत मजबूत पा रही है। एक और लोकसभा सीट जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर वहाँ पे चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद अशोक गहलोत। किसी भी तरीके से बेटे की जो सियासत है, बेटे की जो राजनीति है, उसको चमकाने का या उनको राजनीति में सफल बनाने का ये आखिरी, एक तरीके से आखिरी मौका है, क्योंकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी बेटी की जो एंट्री है वो सियासत में हो जाए। और जालौर सिरोही लोकसभा सीट पे वैभव गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, असल में चुनाव लड़ रहे हैं अशोक गहलोत। ये जरूर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत अलग अलग लोकसभा सीट पे जा रहे हैं, दूसरे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन केंद्र बिंदु जो अशोक गहलोत के लिए इस समय बना हुआ है वो जालौर सिरोही बना हुआ है। और मौखिक तौर पे कांग्रेस ये प्रचार कर रही है और ये दावा कर रही है, हर जगह पॉलिटिकल उनके जो फेसेस हैं वो कह रहे हैं कि हम या तो भाजपा से ज़्यादा सीट लेकर आएंगे या करीब करीब हम 15 से 20 सीट लेकर आ रहे हैं। ये दावे करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। दावों से तो कुछ बनता नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है 4 जून तक पता नहीं कितनी सरकारें बन जाएंगी, कितने लोग जीत जाएंगे, बल्कि मुझे लगता है कई निर्दलीय भी जीत जाएंगे। ये अक्सर होता है क्योंकि 4 जून की 11 बजे तक हर आदमी अपने तरीके से अपने कैंडिडेट को जिताएगा। मैं एक बार पहले श्याम जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी का ये बयान भी सुन लेते हैं जो बड़ा दिलचस्प है, जो सिर्फ राजस्थान से एक क्रांति की तरफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और तमाम जगह चर्चा में है। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। साथियों, अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने,
कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचकर अपनी एक लाइन ले रहे हैं, लेकिन श्याम जी, आपसे जब चर्चा हो रही थी उदयपुर में, तो क्या आपको लगता है वो इंसिडेंट, उदयपुर का वो इंसिडेंट इस चुनाव में कोई असर रखता है या नहीं रखता? वो कोई इशू है या नहीं है, या जाट और राजपूत की नाराजगी इसमें इशू है लेकिन वो इशू नहीं है, ऐसा लगता है इतनी जल्दी धुल गया? धीरेन्द्र जी, पहले चरण के चुनाव में निश्चित तौर पर अमित शाह ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन पहले चरण में तो उदयपुर में चुनाव हो रहा, अब दूसरे चरण में 26 तारीख को मत पड़ेगा वहां पर। अब ये जिस तरह से आरोप लगाए गए थे कि देखिएगा कि हमने जिस तरह से घटना हुई थी और दहशत हुई थी, और अभी वो बंद है और एनआईए के अंदर जांच चल रही है, तो लेकिन अशोक गहलोत ने आरोप लगा दिया उल्टा कि भी देखिए जिस तरह से कि कांग्रेस का शासन नहीं है, बीजेपी का शासन है, फास्ट ट्रैक करके उसकी करिए। लेकिन देखिए जिस कलेक्टर के राज में ये घटना घटी थी वो आज चुनाव लड़ रहा है उदयपुर से। अब देखिएगा कि अब आप बीजेपी का भी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भी ऑफिसर है, वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है एडिशनल, तो वहां जो मुद्दा बनना चाहिए ये मुद्दा नहीं बन पा रहा है। पूरे देश में मुद्दा बना था पहले, इस मुद्दे को भुनाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि गुलाब चंद कटारिया के साथ उसकी फोटो जब पेश कर दी गई तो मुद्दा बनने की स्थिति नहीं बन पा रही है जो बनना चाहिए। अब है जो स्थितियां हैं, तुष्टीकरण की राजनीति को जिस तरह से उछाल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो जानते हैं कि अगर राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति को उछाल करके जिस प्रकार से अशोक गहलोत की सरकार हुआ करती थी, रामनवमी पर जो प्रतिबंध लगते थे और जो पत्थरबाजी होती थी, जो उन्होंने 5-6 जगह का नाम बाकायदा लेकर के बताया कि वहां जिस प्रकार की घटना हुई, तो प्रधानमंत्री जी इस चीज को उछाल करके निश्चित तौर पर हिंदुओं को जगाने का काम जो कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी के तहत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी में कोई ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल आराम से, जैसे कह रहे थे ना कि मैंने क्या 90 सेकंड का क्या भाषण दिया, पूरी कांग्रेस में भगदड़ मच गई, मेरे खिलाफ जिस तरह की गालियां देने का, जिस तरह का शिकायतें विकायतें जो देखिए पूरे में क्रांति ला दी। तो अलग तरह के प्रधानमंत्री जी की जगाना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को हिंदुत्व का। जो आज तो हनुमान जयंती थी, उन्होंने देखो उदाहरण किस प्रकार का कर्नाटक का दिया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है राज्य में, और अगर लोलुहान की स्थिति कर दी जाती है हनुमान चालीसा पढ़ने पर, लेकिन देखिए पास में जो मुख्यमंत्री जी बैठे थे भजनलाल जी के, इनके शासन में अब आराम से हनुमान चालीसा पढ़ो, सब कुछ करो। तो ये देखिएगा राजनीति में धर्म का नाम, अभी रामलला का नाम इतना ज्यादा फेमस नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति, जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई है, निश्चित तौर पर पोलराइजेशन किस प्रकार से, और राजस्थान में 9 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम का अहम वोट है, और लेकिन क्योंकि बड़ी तादाद में, आपने सही कहा कि जीत का अंतर अलग तरह का है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी आपने बहुत देरी कर दी, क्योंकि आपके संगठन में अरुण सिंह प्रभारी होते थे, उनको आंध्र प्रदेश क्यों भेजा आपने फिर? इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रभारी नए आए, वो नए प्रभारी आए अच्छे हैं लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं जो कि संभाले पीछे से। या उसके बाद देखिएगा यहाँ संगठन महामंत्री होते थे चंद्रशेखर मिश्रा, उनको यहाँ रवाना कर दिया तेलंगाना। तो यहाँ संगठन महामंत्री का नाम का कोई चीज नहीं। तो बीजेपी में ये कमी आ जाने के कारण प्रधानमंत्री जब देखिएगा कि पहली बार यहाँ आए थे, भाजपा के कार्यालय में जाकर के कहा था सब जागो, काम करो और बूथ को संभालो, अपने कार्यकर्ताओं को संभालो। लेकिन जब पहले चरण का चुनाव हुआ, देखिए कांग्रेस मजबूत नहीं है, लेकिन कांग्रेस मजबूत बनी कैसे? देखिए जो राहुल कसवा है वो बीजेपी के सांसद थे, नाराज थे, कांग्रेस ने ले लिया, वो चुनाव लड़ा रहे, इसलिए बीजेपी के
सांसद के वोट और कांग्रेस के वोट मिलकर के एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन बना तो वो ताकतवर बन गए। अगर हनुमान बेनीवाल जो कांग्रेस के नहीं थे, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, वो कांग्रेस में आके चुनाव लड़ रहे, और ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस का चुनाव लड़ रही थी, वो इस कारण से वो ताकतवर सीट बनी। और यदि बात करें, देखिएगा महेंद्रजीत मालवीय जो है वो कांग्रेस के हैं, और वो जाकर के चुनाव अगर बांसवाड़ा से लड़ रहे तो वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए जो समझौता किया, देरी से समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया आदिवासी पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस को, और कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस के लिए हम आपका समर्थन करें, वो समर्थन लेना नहीं चाहते। तो एक विवाद का कारण कांग्रेस का ये भी बना, जो आप देखिएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो स्थिति बनी हुई है, और एक विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है, जिस प्रकार से महेंद्रजीत मालवीय विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, बागीडोरा से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी दो चुनाव हो रहे हैं, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का। तो जो परिस्थितियां हो रही है, और आदिवासियों को जिस प्रकार से आज नक्सलाइज वाली बात कह करके जो प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज कह करके, अब उसका असर आदिवासी इलाके में कितना जाएगा, राजकुमार रोह तो उसको लेकर के विरोध कर रहा है, किस तरह की स्थिति बन रही है, बहुत अलग अलग चीजों को जिस तरह से अलग बट जाएगा, कुछ वोट बटेगा, इस कारण से कुछ कांग्रेस कांग्रेस ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस तो बीजेपी के कारण, बीजेपी के लोगों के कारण। आप देखिएगा कोटा में कौन चुनाव लड़ रहा है, कोटा में तो देखिएगा बीजेपी का जो विधायक का चुनाव हारा प्रहलाद गुर्जर, वो चुनाव लड़ रहा है, वो चुनौती दे रहा है अपने लोकसभा के अध्यक्ष को। तो इसलिए कांग्रेस खुद की वजह से नहीं, वो तो दूसरों की वजह से, उन्हीं की वजह से। इसलिए माहौल में परिवर्तन इसलिए आया है कि कांग्रेस मजबूत नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोगों को लेकर के मजबूत बन गई, और कुछ जगह बीजेपी ने भी कांग्रेस के लोगों को लेकर के मजबूती का देने का स्थान किया है। तो एक परिवर्तन का दौर जो है वो निश्चित तौर पर, देखिए सीपीएम के विधायक को चुनाव लड़वा रहे, और अमरा राम। सीपीएम का हारा हुआ व्यक्ति चुनाव सीकर से लड़ रहा है, लेकिन वो मजबूत इतनी स्थिति में नहीं आ पाया जिस तरह से उन्हें। लेकिन हनुमान बेनीवाल अब प्रचार प्रसार कर रहा है कांग्रेस का, तो ये एक परिवर्तन आया। अब जाट वोट कितना किसको लेकर अच्छा, के जहाँ एक चीज किस मुझे तरह की समझ में स्थिति नहीं बनेगी आ वो रही, बात मैं अलग आपके है। पास आता लेकिन हूँ। हाँ, चिंता का विषय बीजेपी में इसलिए आया कि कोई मजबूत तरीके से व्यक्ति खड़ा नहीं है उनके प्रदेश कार्यालय में। जो चुनाव, अब चुनाव का प्रबंधन किसको दे रखा है, जो चुनाव राज्यसभा का चुनाव लड़ते थे उस पंचारिया, नारायण पंचारिया या अवकार सिंह लखावत, वो रणनीति तैयार करने में अमित शाह को इसलिए रहना पड़ा उदयपुर में, उनको बताना पड़ा कि हमको किस प्रकार से चुनावी रणनीति को बदलना पड़ेगा, किस तरह से चुनाव लड़ना जी पड़ेगा। जी। तो ये बात सही कि जिस प्रकार से जो चुनावी रणनीति में बिखराव की स्थिति कांग्रेस में है, लेकिन बीजेपी उसका फायदा उठा पा नहीं रही, क्योंकि हम सक्षमता से चुनाव रणनीति में जो बनना चाहिए था, जो अच्छा, लड़ना चाहिए मैं था, एक क्योंकि बार अमित शाह आशुतोष के जितना समय आशु पहले राजस्थान में श्याम दे के जी, गए थे, वो इस बार दे पाने में क्यों कमी रख दी मुझे नहीं पता। मैं देखता हूँ परिणाम 4 तारीख की आएंगे, आशुतोष। इसलिए कह रहे हैं कि 25 की 25 सीटें, मैं कह रहा हूँ 20 सीटें 21 सीटें जीत सकती है बीजेपी, लेकिन 4-5 सीटें कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वो ले जाएगी। देखिए आरक्षण का मुद्दा भरतपुर और धौलपुर में छाया हुआ था, उनको आरक्षण को दिलाने में जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने सब कैबिनेट बनाई, उसकी रिपोर्ट नहीं ले पाए। वो अच्छा, मुख्यमंत्री एक की बात भरतपुर बताइए, में क्या स्थिति होगी जैसे इन ये दिनों में, देखिएगा पुराना श्याम जी, रिकॉर्ड है, श्याम उनके पिता श्याम जी, मैं एक सिरसा सवाल बोला मेरा है, निर्दलीय भी चुनाव जीते थे, आवाज आ रही इसलिए है? वो वहां पर उनका बेटा चुनाव जीत सकता है। शुभकरण जी चौधरी जो कि विवादित रहा, और राजेंद्र गुड़ा। देखिए अब देखिए हाथी भी कौन ले गया, हाथी देखिए, हाथी कहने को तो देखिएगा शिवसेना शिंदे लेके गई, जिसका कोई हमारे यहाँ आधार नहीं है, लेकिन शिवसेना शिंदे समर्थन किसका कर रही है, बीजेपी का कर रही है। बीजेपी अगर कमजोर नहीं होती तो फिर शिवसेना शिंदे को हाथी ले जाने की जरूरत क्या महसूस करती। ये सब चीजें आ रही है सामने। आशुतोष जी, मैं आशुतोष, मेरा एक आवाज़ आपको आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, राजसमंद में उन्होंने राज परिवार से टिकट दिया, जो राजपूत हैं, इसके बाद दिया कुमारी हैं, इसके बाद गजेंद्र सिंह हैं, ये तमाम लोग हैं। तो फिर ये अचानक राजपूतों का इतनी नाराजगी का कारण जो बेसिक है वो कोई और भी है? क्योंकि एक पुरुषोत्तम रूपाला जो गुजरात में हैं, उनको लेके राजस्थान के राजपूतों का उबाल इतना ज़्यादा है कि वो कुछ और भी कारण आपको लगता है कि जो है उनके कैंडिडेट्स कम हुए हों, या उनको इस तरह से फील हुआ हो ऐसा,
क्या है? मतलब सिर्फ एक इतना कारण आपको लगता है कि इसकी वजह से वो एक पार्टी को हराने में लग जाएं जो दूसरी जगह, जबकि पुरुषोत्तम रूपाला ने 2-3 बार बड़े शब्दों में माफी मांग ली। उन्होंने उस दिन, जिस दिन वो पर्चा दाखिल करने गए, उस दिन भी माफी मांगी, और उनके साथ वहां के राज परिवार के लोग थे जो कि राजपूत ही थे। ऐसे में राजस्थान में उन राजपूतों को क्या है, जबकि उनके पास राजपूत लीडरशिप भी है, और उनके, मैंने बताया राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह भी लड़ रही हैं। तो आखिर कारण क्या है? मतलब आप इस लेवल तक ले जाना, क्या कोई और लीडरशिप डेवलप कर रही है राजस्थान राजपूतों में? देखिए, जहाँ तक दूसरे कारणों के खोजने की बात करें तो राजनीति के अंदर राजस्थान की राजनीति की बात करें, केंद्र की राजनीति की बात करें, तो कतई ये नज़र नहीं आता है कि जो भागीदारी है राजपूत समाज की वो कम नज़र आती हो। राजस्थान की ही बात करें तो बड़े बड़े लीडर्स हैं, यहाँ तक कि जो डिप्टी सीएम हैं उनकी बात करें वो खुद राजपूत हैं, और जिस तरीके से टिकट दिए गए हैं, खैर देखिए उसके पीछे तो बीजेपी की जो रणनीति है उसका एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इस तरीके के जो टिकट्स हैं वो दिए गए हैं, वो वहाँ पे कोर जो वोट बैंक है, वो एक बड़ा जो वोट बैंक है वो राजपूतों का है। राजसमंद की बात करें, चित्तौड़गढ़ की बात कर लीजिए, जोधपुर की बात कर लीजिए, ये तमाम वो बेल्ट है जहाँ पे बड़ी संख्या में वोट बैंक है, ये नज़र आता है। और राजस्थान केंद्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं कि केंद्र का तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है, या राजस्थान से भी तुलना अगर करने की कोशिश करते हैं तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनके बाद अगर राजस्थान में किसी बड़े लीडर ने, केंद्र से आए हुए किसी बड़े लीडर ने सबसे ज़्यादा दौरे किए हैं तो वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजस्थान केंद्र के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये सबसे ज़्यादा जो अगर दौरे किए गए, तकरीबन 8 के आसपास उनके दौरे हैं, जिसमें रोड शो भी उनका, दौसा वाला जो रोड शो है वो भी उसके अंदर शामिल है। अब क्या वाकई में राजपूत जो वोटर्स हैं वो ये मन बना चुके हैं कि भाजपा की खिलाफत करनी है, या कुछ पॉकेट्स के अंदर ही इस तरह का जो मैसेज है? क्योंकि देखिए उदयपुर की बात कर लें, ये गुजरात से लगता हुआ है, चित्तौड़गढ़ की बात कर लें, ये वो एरिया है, ये वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में जो राजपूत वोटर्स हैं वो रहते हैं। श्री राजपूत करनी सेना की जहाँ तक बात करते हैं, उनका ये दावा है, अभी तक राजपूत जो खुद यूथ की बात करें या तमाम वोट बैंक्स की बात करें, उन्होंने कहीं भी सार्वजनिक तौर पे अभी तक इस तरह के जो बयान है वो देते हुए नज़र नहीं आए हैं। लेकिन जहाँ तक श्री राजपूत करनी सेना की बात करते हैं तो उनका ये दावा है कि करीब 8 से 9 लोकसभा जो क्षेत्र हैं या सीट हैं वहाँ पर वो लोग जा चुके हैं, और इस बात की अपील कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं काटा। उनकी करनी सेना अब की एक सवाल अलग यहाँ पे आके राजनीति खड़ा भी हो गया। जरूर दिखाई देती है, रूपाला तो क्योंकि माफी मांग वो चुके हैं। राजनीतिक पार्टी के तौर पर अपने आप को कभी स्थापित या वो नहीं कर पाए, या वो एक संगठन के तौर पर जरूर हैं। श्याम जी, एक लास्ट में मेरा आपसे सवाल है कि क्या भजन लाल जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, चुने गए हैं, वो असरदार साबित नहीं हुए जिस तरह वसुंधरा राजे किया करती थी, या अभी वो राजनीति की दीक्षा ले रहे हैं? अभी उनको ये एक ताकत अर्जित करनी है, क्योंकि वो अचानक, उनका नाम सामने नहीं था तो लिहाजा मतदाताओं ने जो विधानसभा वोट है वो उनके नाम पर नहीं दिया, और ये पूरा चुनाव तो लड़ना ही मोदी के नाम पर है। उत्तर प्रदेश में योगी मोदी को शक्ति दे रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हिमाचल वहाँ दे रहे हैं, आसाम में दे रहे हैं, उसी तरह से पुष्कर धामी भी जो पहले शुरू में नए लग रहे थे लेकिन उन्होंने भी अपनी ताकत अर्जित की और उनको दिया। तो आपको लगता है कि भजन लाल अभी उस स्थिति में आए हैं या नहीं आए हैं कि इस जैसे राजपूत जैसे संकट को संभालने का, एक जो समाधान करने का एक जो राजनीतिक नजरिया होना चाहिए वो उन्होंने अभी अर्जित किया है या नहीं किया है? आपको क्या लग रहा है? देखिए धीरेन्द्र जी, निश्चित तौर पर अभी भजनलाल शर्मा जिस स्थिति में आने चाहिए थे नहीं आ पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। ये भाई मोदी जी के नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं, मोदी जी की गारंटी को ही वो खुद की गारंटी मान के चलते हैं कि मैंने मोदी जी के कारण ईआरसीबी का समझौता मध्य प्रदेश से कराया। यदि जल समझौता जमुना का लाने का जो शेखावटी में है, चूरू सीकर और झुंझुनू में लाने का बात कही, तो वो भी इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह की राजनीतिक, अभी वसुंधरा राजे साइडलाइन हुई है पहले से, अब उनको उनका पहले जो वर्चस्व जो दबदबा रहता था अब वो दबदबा दिखता नहीं है, उनके लोग सक्रिय नहीं है। इसलिए देखिएगा जिस प्रकार की बात अब भजनलाल शर्मा की जो बात आ रही है, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम बना करके
एक डिप्टी सीएम को फाइनेंस देने के बाद उनको पहले कुछ कमजोर माना जाने लगा था, लेकिन फिर उसके बाद देखिएगा जब चुनाव हुआ और टिकट बंटवारे की टिकट देने की बात आई, तो बाकायदा भूपेंद्र यादव को भी मुख्यमंत्री जी के निवास पर जाना पड़ा, गजेंद्र सिंह शेखावत को भी मुख्यमंत्री के निवास पर जाना पड़ा। तो केंद्र बिंदु बनने की स्थिति कर रहे हैं। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी श्रेय देते हैं तो भजनलाल को देते हैं, यदि अमित शाह आते तो भजनलाल को बढ़ाने की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि भजनलाल केंद्र बिंदु तो बनने लगे हैं। तो देखिए, वो डिसीजन करने में थोड़ा सा देरी कर देते हैं। उसका कारण है क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से दिल्ली में क्या कुछ होता है और जिस तरह की दिल्ली को समझ पाने में अभी टाइम जरूर निश्चित उसे हर व्यक्ति को लगता है, क्योंकि वो तो नए नए हैं। अभी दिल्ली जाते जाते उनको किस तरह की स्थितियां बनती, पकड़ जिस प्रकार की मजबूत होनी चाहिए वैसी। लेकिन इस बार उन्होंने जितने दौरे किए हैं, जितने रोड शो किए हैं, उनका चेहरा निश्चित रूप से अब चर्चा में आने लगा और लोग समझने लगे कि मुख्यमंत्री को बुलाने से फायदा हो सकता है। इसलिए वो मांग करने लगे कि मुख्यमंत्री जी आप आइए तो हमारा भविष्य संवर जाएगा, चलिए, बहुत तो सारी चीजें आप दे जाओगे। मैं आपकी बातचीत हम सब आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया कि किस तरह से राजस्थान भी राजपूतों के गुस्से की चपेट में आ सकता है। राजनीतिक तौर पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो वहाँ अगर वो पूरा वोट शिफ्ट होता है बीजेपी के खिलाफ तो वहाँ की सीटों का समीकरण बदल सकता है। भले ही 10-12 की बात ना की जाए, लेकिन 4-5 सीटें बीजेपी के चंगुल से, बीजेपी के पास से निकल सकती हैं और वो जा सकती हैं कांग्रेस के पास। ये इस तरह की बातचीत इस समय वहाँ है। लेकिन एक सवाल जो जहन में है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया ये चुनाव और इतने भारी मतों से लगातार 2 बार जीती गई सीटों पर क्या एक नाराजगी या फिर ये दूसरा बदलाव जो जातीय समीकरणों के बिखरने का है वो बीजेपी के गेम प्लान को बिखेर सकता है या नहीं, इसका जवाब तो 4 जून को ही मिलेगा। लेकिन आप लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल किसी और इशू पर होगी मुलाकात सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में। नमस्कार।